गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जहांगीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज हमारा चर्चा का विषय है रिलेशन बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी कि राज्यसभा तथा लोकसभा में संबंध। हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के दो सदन हैं। लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है तथा राज्यसभा द्वितीय तथा उच्च सदन है। लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही सदन विधायन कार्य में भाग लेते हैं, परंतु अधिकार एवं शक्तियों के संबंध में दोनों सदन एक समान नहीं है। दोनों सदनों का आपस में कुछ संबंध है जो इस प्रकार से है। जैसे पहला, साधारण विधेयक के संबंध में, इन रिलेशन ऑफ ऑर्डिनरी बिल। साधारण विधेयकों के संबंध में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, जिनका दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है। परंतु लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को यदि 6 माह की अवधि में राज्यसभा पारित करके या संशोधन कर वापस नहीं भेजती है, या दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो मतभेद दूर करने हेतु राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इस संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। अपनी अधिक सदस्य संख्या के कारण सामान्यतः लोकसभा सफल हो जाता है। इसी प्रकार धन विधेयक के संबंध में, इन रिलेशन ऑफ मनी बिल, हम कह सकते हैं कि निसंदेह रूप से लोकसभा धन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा से पारित धन विधेयकों को राज्यसभा के पास उनकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशों सहित धन विधेयक को वापस लोकसभा भेजना पड़ता है, परंतु उसकी सिफारिशों को मानना या ना मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर अपने सुझाव सहित विधेयक वापस नहीं भेजती है, तो विधेयक को उसी रूप में मान लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति सिर्फ 14 दिन विलंब करने की है, और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की स्थिति शून्य जैसी है। इसके अतिरिक्त लोकसभा को समस्त व्यय की स्वीकृति देने का एकाधिकार भी प्राप्त है। अनुदान संबंधी मांग केवल लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती है। इसी प्रकार अगला संबंध है संविधान संशोधन के संबंध में, इन रिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। साधारण विधेयकों की तरह ही संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। इस प्रकार का विधेयक का दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है, अथवा वह रद्द हो जाएगा। इस संबंध में हम बता दें कि अब तक केवल सन 1975 में 40वां संशोधन विधेयक ही राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार अब अगला संबंध है कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में, इन रिलेशन ऑफ कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। तो इसके अंतर्गत संविधान के अनुसार कार्यपालिका, खासकर मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। ब्रिटेन में भी यही व्यवस्था है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु वे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रियों को पदच्युत नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार निर्वाचन संबंधी शक्तियों के संबंध में, तो संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए जाने वाले निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के भाग होते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के दोनों सदन ही अपनी संयुक्त बैठक में करते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। इन सब के अतिरिक्त कुछ अन्य शक्तियों एवं कर्तव्यों के संबंध में राज्यसभा एवं लोकसभा के बीच संबंध, जैसे पहला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य समान रूप से भाग लेते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने और उसकी जांच करने का दोनों सदनों को समान रूप से अधिकार है। एक सदन अभियोग लगाता है तो दूसरी उसकी जांच करता है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। और चौथा हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकालीन घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की दो ऐसी विशेष शक्तियों के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। उनमें पहला है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना, और दूसरा है नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार संघीय सरकार को देना राज्यसभा के द्वारा। भारतीय संविधान के धारा 249 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय हित में उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। इसी प्रकार राज्यसभा की जो दूसरी विशेष शक्ति है वह संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार संघीय सरकार को दे सकती है। तो ये जो दो स्पेशल पावर है वह सिर्फ राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं। तो राज्यसभा और लोकसभा की इन संबंधों की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियां कम है। इसका कारण राज्यसभा को दुर्बल बनाना न होकर भारतीय संविधान द्वारा भारत में स्थापित संसदात्मक शासन पद्धति है, जिसमें अंतिम निर्णय की शक्ति स्वाभाविक एवं सैद्धांतिक रूप से संसद के लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा को ही प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संसद के द्वितीय सदन अर्थात राज्यसभा स्वाभाविक रूप से संसदात्मक शासन प्रणाली में कमजोर होती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि संविधान द्वारा राज्यसभा की स्थापना लोकसभा के एक प्रतिद्वंदी सदन के रूप में नहीं बल्कि उसके सहायक और सहयोगी सदन के रूप में की गई है, और राज्यसभा द्वारा भी संविधान द्वारा प्रदत्त अपने इसी रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा के बीच संबंधों की चर्चा करने के बाद अब हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान ले जिसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में अंतर किया जाता है। तो अंतर के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, स्थायित्व के आधार पे। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। इसे कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, बल्कि
प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते जाते हैं और उतना ही सदस्य नियुक्त भी हो जाते हैं। दूसरा अंतर के बिंदु है सदस्यों के निर्वाचन के आधार पर। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम बेशक मताधिकार के आधार पर होता है। इसी प्रकार अंतर का तीसरा बिंदु है उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु पर। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अध्यक्षता को लेकर अंतर, तो इसमें हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। वित्त विधेयक संबंधी अंतर, वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। इसी प्रकार छठा अंतर है मंत्री परिषद पर नियंत्रण को लेकर, यानी मंत्री परिषद पर नियंत्रण लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं। सदस्य संख्या को लेकर अंतर, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जबकि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इसी प्रकार प्रतिनिधित्व संबंधी अंतर है कि राज्यसभा संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगला अंतर, नवा अंतर है धन विधेयक संबंधी अंतर। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है और उसे 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय तक विधेयक वापस लोकसभा नहीं आता तो उसे उसी रूप में पारित समझा जाता है, जबकि लोकसभा राज्यसभा के सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य भी नहीं है, बल्कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अंतिम और वास्तविक शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार 10वां अंतर है उपराष्ट्रपति की पदच्युति संबंधी, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है, जबकि लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करती है। हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसीलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं।